बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का अधिगम एवं आकलन सब्जेक्ट जो है उसका टॉपिक है एनसीएफ 2005। आज उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, एनसीएफ 2005। तो सबसे पहले अपन एनसीएफ 2005 क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एनसीएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय, इसका हिंदी में अनुवाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसको एनसीटी जो है उसने ये किया कि भाई जो बच्चे जो है आजकल जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का क्या उद्देश्य है, जो एक किताबी ज्ञान से ना होकर उनको बाहरी ज्ञान के रूप में विस्तृत जानकारी के लिए उन्होंने एक एनसीएफ 2005 की रूपरेखा स्थापित की। तो देखिए एनसीएफ 2005, तो आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कैरिकुलम शब्द, जो कैरिकुलम शब्द है ये देखिए, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। इसका अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। एनसीएफ जो है इसकी जो उत्पत्ति लैटिन भाषा क्यूरो शब्द से हुई और जिसका दौड़ का मैदान है। अब इसका ये लिया कहां से गया था? जो एनसीएफ जो शब्द है ये लिया कहां से गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो थे उनका एक निबंध था सभ्यता और प्रगति। क्या था? सभ्यता और प्रगति। उससे ये लिया गया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। इसके 5 निर्देशक सिद्धांत हैं, यानी कि बचपन जो है वो बच्चे का क्या होता है? सृजनात्मक, यानी कि नई नई चीजें उसके दिमाग में उपजती हैं। और उदार आनंद, यानी कि वो अपना जो समय है वो आनंद रूप से व्यतीत करना चाहता है। तो ये उनके जो निबंध है उसमें ये लिखा गया था। तो उसी पर एनसीएफ 2005 आधारित है। तो पहला है इसके जो 5 उद्देश्य हैं वो हैं, पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर से जीवन से जोड़ना। एनसीएफ के उद्देश्य कितने हैं? 5। तो पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। यानी कि बच्चा जो स्कूल में आता है, जो ज्ञान लेता है, वह उसका प्रसार बाहर भी करे, यानी कि उसको बाहरी ज्ञान भी उसको होना आवश्यक है। दूसरा है परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना। परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, यानी कि परीक्षा प्रणाली जो हमारे जो आजकल की जो परीक्षा प्रणाली है वो कठोर प्रणाली, यानी कि बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में जब वो बच्चा रह जाता है, यानी कि इसका अर्थ ये है कि बच्चा जब फेल हो जाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसके दिमाग में कुंठा या ग्रसित हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि परीक्षा
तकनीक कैसी होनी चाहिए, लचीली, यानी कि उसको दूसरी क्लास में प्रमोट करें। ठीक है। तीसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। यानी कि बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वह उसको रट लेता है, यानी कि वो रटन प्रणाली से उसको बाहर निकालना है, यानी कि वो जो ज्ञान है वो इसको स्थायित्व होना चाहिए, ना कि वो कुछ समय बाद में उसका वो भूल जाए। यानी रटना ही, रटने से तो क्या होती है कि बच्चे के अंदर वो प्रवृत्ति आ जाती है कि वो क्या करता है, कुछ समय बाद उस चीज को भूल जाता है। चौथी है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित, यानी कि राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, ऐसा अधिभावी पहचान की विकास करना। यानी कि बच्चे में राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों, यानी कि बच्चा जो है जो ज्ञान ले रहा है स्कूल के अंदर, तो उसे स्कूल से ही ज्ञान से ही तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे जो बाहर हमारे जो देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में भी उसे उन चीजों से अवगत होना चाहिए। पांचवा है पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि वह बच्चों का चहुमुखी विकास कर पाए। देखिए अब यहां पर एक सवाल आता है कि पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या क्या है? देखिए पाठ्यचर्या वह है जो कि विद्यालय के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं, विद्यालय के अंदर जैसे ही बच्चा प्रवेश करता है उसके बाद जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी किसमें आती हैं? पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। तो पाठ्यचर्या में इस तरह संवर्धन करें, पाठ्यचर्या का इस तरह विकास करना कि बच्चों का उससे बहुमुखी विकास हो सके। तो ये देखो अपने एनसीएफ 2005 के ये क्या थे? 5 उद्देश्य थे। तो इसका जो 5 उद्देश्य पर ये एनसीएफ आधारित है। अब एक कनिंघम महोदय हुए थे, उनके अनुसार कनिंघम महोदय के अनुसार उन्होंने कहा था पाठ्यक्रम कलाकार, यानी पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने लक्ष्य के अनुसार कलागृह विद्यालय में मोड़ता है। देखिए कनिंघम ने कहा कि शिक्षक क्या है? एक कलाकार होता है, यानी कि शिक्षक क्या है? एक कलाकार है।
सामग्री कौन है? बच्चे। सामग्री बच्चे हैं। और विद्यालय क्या है? एक कला का घर है। यानी कि विद्यालय के अंदर शिक्षक बच्चे को एक कलाकार जिस तरीके से एक कोई मूर्ति बनाता है या कुछ और बनाता है, उसी तरीके से शिक्षक भी एक बच्चों को विद्यालय के अंदर उनको एक ज्ञान का प्रसार कर एक अच्छे संस्कार और अच्छा नागरिक बनने की योजना तैयार करते हैं। तो कनिंघम के अनुसार शिक्षक पाठ्यक्रम कलाकार, यानी कलाकार यहां पर कौन है? शिक्षक है, के हाथ में हाथ में ऐसा यंत्र है जिसमें वह अपनी सामग्री कौन होगी? विद्यार्थी। सामग्री विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह कौन है? विद्यालय में मोड़ता है। देखिए, कनिंघम महोदय के अनुसार उन्होंने पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिसमें वह अपनी सामग्री यानी कि विद्यार्थी को अपने लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में मोड़ता है। यानी कि शिक्षक वह कलाकार है जो कि एक बच्चे को अच्छा ज्ञान और उन्हें एक सुयोग्य नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। अब एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। एनसीएफ 2005 की विशेषताएं देखिए। एनसीएफ 2005 की विशेषताएं कि इसके अंदर एनसीएफ 2005 में क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है एनसीएफ 2005 ने बाल केंद्रित शिक्षा तथा बालक के ज्ञान की संरचना पर बल दिया। यानी कि एनसीएफ 2005 ने बाल केंद्रित शिक्षा और बालक के ज्ञान की संरचना पर उन्होंने बल दिया। दूसरा है ये संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा हिंदी है कि 343 जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, उसके अनुसार हमारी जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी है। तीसरा है भारत में 3 भाषा फार्मूला निम्न है। यानी कि भारत में 3 भाषा फार्मूला है। पहला है राजभाषा, दूसरा है मातृभाषा या स्थानीय भाषा और तीसरी है अंग्रेजी भाषा। तो देखिए जो हमारी जो शिक्षा है, पहली तो है राजभाषा, यानी कि राजभाषा क्या है? हमारी हिंदी है। तो उसमें
दूसरा है कि जहां जिस भी स्टेट की जैसे राज्य है जहां पर भी है तो वहां की जो स्थानीय या मात्र जो भाषा है उसमें वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और तीसरी है अंग्रेजी भाषा, यानी कि त्रि फार्मूला का अर्थ है त्रि भाषा फार्मूला। पहला है राज्य भाषा, जो कि क्या है, हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। दूसरी है मातृभाषा या स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा। तीसरी है अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी भाषा। यानी कि एनसीएफ 2005 का जो विशेषताओं में त्रिभाषा फार्मूला का है कि जो शिक्षा है वो राजभाषा हिंदी में, मातृभाषा जहां भी जिस भी राज्य की मातृभाषा है उसमें, और तीसरी है अंग्रेजी भाषा। अगला है एनसीएफ 2005 का कि गणित विषय के अंदर बच्चों में रुचि जागृत करना, कि यानी कि बच्चों के अंदर शुरुआत से ही, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से ही उनके अंदर बच्चे में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। अगला नेक्स्ट है विज्ञान के द्वारा बालक की स्वाभाविक जिज्ञासा व सृजनशीलता को पोषण देना। यानी कि विज्ञान के द्वारा, यानी कि जैसे अभी अपन ने बताया कि गणित के द्वारा गणित के प्रति बच्चे में रुचि जागृत करना, उसके बाद विज्ञान के द्वारा, यानी कि अपन बच्चे को विज्ञान के बारे में बताएंगे और जिसमें उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उसमें सृजनशीलता का पोषण प्रदान करेंगे। अगला है सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य सामाजिकता व लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। यानी कि सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य कि देखिए अपन सामाजिक विषय के अंदर पढ़ते हैं तो सामाजिक विषय के अंदर अपन बच्चे के अंदर जो समाज में अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके बारे में, जैसे नागरिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है और वही राजनीतिक विज्ञान है, तो इसमें जो अपन लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके बारे में उसको ज्ञान देते हैं। अगला है नागरिक शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र में समाहित कर देना, यानी कि नागरिक शास्त्र में जो नागरिकों के बारे में जो है उसको उसमें राजनीतिक शास्त्र में समाहित कर देना है। अगला है प्राथमिक स्तर पर विशेष रूप से मातृभाषा में शिक्षण कराना, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को उसकी जो मातृभाषा है, अब वो मातृभाषा जिस बच्चे की जहां पर है उसी के अंदर उसको शिक्षण कार्य करवाना, जिससे कि उसकी समझ में बच्चे के अंदर जल्दी बच्चे में वो जो उनकी मातृभाषा के द्वारा वो बच्चा जल्दी समझ जाता है। अगला है अंग्रेजी जो है वो एक वैश्विक भाषा, यानी कि वैश्विक भाषा का अर्थ है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो क्या है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा है, क्योंकि जितने भी अपन अंतर्राष्ट्रीय भाषा में जहाँ भी दूसरे देशों में जाते हैं तो ये एक ऐसी भाषा है जो कि वो वहाँ के जो लोग हैं वो समझ जाते हैं और अपन भी वो समझ जाते हैं। यानी कि जितने भी कार्य होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अंग्रेजी में ही होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है उसके द्वारा बच्चों को अंग्रेजी भाषा का ज्यादा से ज्यादा उनमें रुचि जागृत करना और प्रसार करना। अब एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है, देखिए ये जो अपन ने अभी आपको बताया ये सब क्या थी, एनसीएफ 2005 की क्या थी, विशेषताएं थी। और अब है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र, यानी कि एनसीएफ 2005 जो है उसका एक मुख्य सूत्र था कि शिक्षा बच्चे के अंदर शिक्षा बिना बोझ के दी जाए, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि उसका सूत्र था कि बच्चे को जो शिक्षा दी जाए वो बिना
भार के दी जाए, यानी कि उस पर बर्डन नहीं होना चाहिए, बच्चे के अंदर, बच्चे के दिमाग में प्रेशर नहीं होना चाहिए। इस एनसीएफ 2005 का क्या था, मुख्य सूत्र था कि बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं हम, वो क्या है, ऐसी शिक्षा दे जिससे बच्चे के दिमाग पर उसका वजन ना पड़े। तो ये एनसीएफ 2005 का क्या था, सूत्र। एनसीएफ 2005 का सूत्र, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा जो हम बच्चे को दे रहे हैं वो बिना बोझ के, ये क्या है, एनसीएफ 2005 का सूत्र था। अब नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 में प्रयोगशाला के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय संचालक समिति ने एक समूह का गठन किया था। किसका गठन किया था, समूह का गठन किया था। इसमें उन्होंने शिक्षक व शिक्षार्थी के साथ अभिभावक समुदाय को भी उसमें जोड़ लिया, यानी कि एनसीएफ ने कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थी के जो यानी कि बच्चों के जो माँ बाप हैं उनको भी इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो यानी कि उनको उसमें ये एक, भाई जो बच्चा स्कूल पे आ रहा है और अगर स्कूल में आ रहा है तो माँ बाप की भी ये एक जिम्मेवारी है कि वो उसको बच्चे को स्कूल भेजे और स्कूल के बाद में जो उसको पढ़ाया गया है या जो भी है तो उसकी वो देखे कि बच्चे ने क्या पढ़ा है क्या नहीं। तो यानी कि अभिभावक को भी इसमें शामिल किया है। कि अगला है एनसीएफ 2005 में पर्यावरणीय शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना है, यानी कि बच्चे को पर्यावरण की जो शिक्षा है, जो हमारा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट है, उसके बारे में भी उसको शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। शिक्षा को अलग अलग देखो, शिक्षा को अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा जो है अपन जब शिक्षण कार्य जब करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले मेन 3 काम आते हैं। पहला है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा है पाठ्यक्रम। तो देखिए कई विद्वान जो महोदय हुए उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत दिए। तो जो उनमें एक जिनमें थे जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा ध्रुवीय शिक्षा है, यानी कि उन्होंने सिर्फ उसके 2 ही ध्रुव माने, यानी कि शिक्षा को उन्होंने सिर्फ 2 ही ध्रुव माने, एक तो शिक्षक और एक शिक्षार्थी। उन्होंने उसमें पाठ्यक्रम का कहीं पर भी कोई हवाला नहीं दिया। लेकिन जॉन डेवी व स्मिथ ने 3 शिक्षा के 3 ध्रुव माने। देखिए आप इस तरह से समझेंगे, शिक्षा के 4, जिसमें जॉन एडम्स महोदय ने 2 ध्रुव माने कि जो शिक्षा है, यानी 2 ध्रुव का अर्थ यह है जो शिक्षा है वो सिर्फ 2 ही चीजों पर केंद्रित होती है, एक तो शिक्षार्थी पर और दूसरा शिक्षक पर। लेकिन जॉन डेवी व स्मिथ शिक्षा के 3 ध्रुव माने, जिसमें पहला है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। यानी कि जो शिक्षा है वो इन 3, एक तो शिक्षक पर, शिक्षार्थी पर और पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द ही घूमती है।
अगर इसमें अगर एक शिक्षक नहीं होगा तो क्या है, शिक्षा अधूरी रहेगी, क्योंकि शिक्षक के बिना आप यानी कहते हैं ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, यानी उसी तरीके का शिक्षक नहीं होगा तो ज्ञान का प्रसार कौन करेगा। और अगर इसमें से शिक्षार्थी नहीं होगा तो शिक्षक किसको ज्ञान देगा, और इसमें अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो वो किसके माध्यम से उसको पढ़ाएगा बच्चों को, यानी कि ज्ञान वो किसके माध्यम से देगा। तो इनमें तीन जो हैं ये बहुत ही अनिवार्य हैं, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। तो इसमें भी एक किस जो है शिक्षक को उन्होंने क्या माना, एक स्वतंत्र चर, क्या माना, स्वतंत्र चर। इसमें शिक्षार्थी को माना उन्होंने आश्रित चर, आश्रित चर, और पाठ्यक्रम को माना उन्होंने नियंत्रित या मध्यस्थ चर, पाठ्यक्रम को माना मध्यस्थ चर या नियंत्रित चर। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा समझिए कि शिक्षक क्या होता है, एक स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र चर होता है। शिक्षार्थी आश्रित होता है किस पर, शिक्षक पर, और इनमें जो मध्यस्थता यानी कि अपन किसी भी चीज के बारे में अगर किसी को बता रहे हैं या मध्यस्थता कर रहे हैं तो वो कौन है, पाठ्यक्रम। तो समझ गए आप कि इसमें जो शिक्षा के तीन ध्रुव थे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तो इसमें शिक्षक क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी क्या होता है, आश्रित चर, और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। ठीक है, आगे जो है अपन कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे।